अनपढ़ लोग जिन्होंने घर से बाहर जाके ही नहीं देखा, वो क्या विकास करेंगे जनाब? उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? प्रधानमंत्री जो योजना के बारे में बात करें तो सच बात तो ये है कि गरीबों का हक मिलता नहीं है। हक हमारी कौम लेना ही नहीं जानती। अगर आप विरोध करोगे तो आपको बागी कहा जाएगा, कौम को दुश्मन कहा जाएगा। हमारे यहाँ कोई ऐसे कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। हमें तैयारी के लिए या तो अलवर जाना पड़ता है या फिर डीग जाना पड़ता है या कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं, चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, कौम को चाहिए कि उनसे बिल्कुल उनके गिरबान पकड़ के, जिस तरीके से हमने उनको वोट दिया, उनके गिरबान पकड़ के उनसे इस चीज़ का मुतालबा किया जाए कि भाई हमारा विकास कहाँ कहाँ है। और ऐसे ही हमारे जो सरपंच होते हैं वो भी अपना हक लेना नहीं जानते हैं। एमएलए से कैसे काम लिया जाता है, एमपी से कैसे काम लिया जाता है और दीगर जो योजनाएं होती हैं उनसे कैसे काम लिया जाता है, अधिकारी से कैसे काम लिया जाता है। तो जो जिसका मुस्तहिक है उस तक वो उसका हक पहुंच नहीं पाता और उसका सारा जिम्मेदार होता है सरपंच। जो इसका सारे का सारा मैं जो समझता हूँ हमारी लीडरशिप जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हमारे मिनिस्टर रहे, हरियाणा में भी मिनिस्टर रहे, यहाँ भी मिनिस्टर रहे, राजस्थान में भी, लेकिन सिर्फ आदमी अपने घर तक महदूद रहा है। न मैं लड़ता हूँ न मैं झगड़ता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज 93। दरअसल आज हमारी मौजूदगी है कामा तहसील के ग्राम पंचायत मुंगस्का में। सरपंची के चुनाव का बिगुल बज चुका है, नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। सरपंच एक्टिव हो चुके हैं, गांव-गांव जाकर अपनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में एक सीधा साधा चेहरा है, सादगी से भरा चेहरा है। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे हम डायरेक्टर बात करेंगे, क्योंकि वो भी मुंगस का पंचायत से सरपंची के चुनाव के दावेदार हो रहे हैं, पंचायत चुनाव के दावेदार हो रहे हैं। ऐसे में हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि गांव में, पंचायतों में विकास का कोई नाम नहीं है, शिक्षा का कोई नाम नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, सीधा हम डायरेक्टर बात करते हैं जो सरपंच पद के दावेदार हैं, मौलाना आजाद, जो जमात इस्लाही के सदर हैं, उनसे हम डायरेक्टर बात करेंगे। जी हजरत, सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चुनावी मैदान में हैं, कैसा रुझान आपको दिख रहा है और क्या मुद्दे आपके हैं? जहाँ तक बात रुझान की है तो ठीक रुझान, अल्लाह का शुक्र है। बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे क्या है? असल में मुद्दा तो विकास का है, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, कब्रिस्तान का है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आज तक हमारी पंचायत में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि भाई ये काम हमारी पंचायत में हुआ है। हमारे यहाँ ना स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल है, ना हमारे स्कूल के लिए कोई ऐसी सुविधाएं हैं। +2 तक स्कूल है जो उसमें कमरा भी 3-4 कमरे हैं, जगह भी बहुत थोड़ी है। उसके बारे में भी हम कुछ गौर फिक्र कर रहे हैं और स्कूल के लिए भी बहुत सारी कमियां हैं। रास्ते की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे गांव में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी पंचायत में ही परेशानियां हैं। पानी भरे हुए हैं, निकलने वालों को दुश्वारियां हैं, नमाज पढ़ने वालों के लिए दुश्वारियां, आने जाने वालों के लिए बहुत सारी दुश्वारियां हैं। हमारा यही होगा कि शिक्षा के मैदान में काम करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात विकास की, चाहे वो कोई सा भी लाइन हो, स्वास्थ्य की लाइन हो, तो चाहे रास्ता का मामला हो, कब्रिस्तान की बाउंड्रियां हो, उनके चबूतरे हों, मस्जिदों के रास्ते हों, और कोई भी ऐसा रास्ता हो तो इंशाल्लाह हम जरूर, अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। शिक्षा की अगर बात करें, अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी और आप जीते, तो शिक्षा को किस स्तर पर देखना चाहेंगे आप, कहाँ लेकर आएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया तो सरकारी स्कूलों का हालात मेरी पंचायत के होंगे कहीं उनसे ज्यादा बेहतर होंगे कि प्राइवेट स्कूलों से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरपंच अगर अपना पावर इस्तेमाल करे तो ये टीचर्स जितने भी हैं लापरवाही नहीं बरत सकते। हाँ, आज बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि 3 बजे का टाइम है, 2 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। सुबह 9 बजे का टाइम होता है, 11 बजे तक स्कूल में टीचर्स आते हैं। पहली बात तो टीचर है ही नहीं, और होते भी हैं तो लेट सीट आते हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और ये सारी जिम्मेदारी सरपंच के सर पर होती है। सरपंच अनपढ़ बनेगा तो वो क्या शिक्षा के ऊपर क्या बात करेगा। गरीबों के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं उज्ज्वल योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से तो मिलती हैं लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं पाती। तो क्या अगर आजाद यहाँ से सरपंच बने मुंगस का पंचायत से, तो क्या गरीबों का हक उन तक पहुंच पाएगा?
प्रधानमंत्री जो योजना के बारे में बात करें तो सच बात तो ये है कि गरीबों का हक मिलता नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे दीगर बच्चियों की योजना हो, कोई भी योजना हो, कोई लाभ ले नहीं पाता। लाभ लेते हैं हम जैसे लोग। चाहे आप देख लो, जो अनाज वगैरह मिलता है, या बच्चियों के फार्म भरे जाते हैं, कुंडा वगैरह है, खड्डा वगैरह है, और मकान है बेचारों जो जिसका मुस्तहिक है उसके तक वो उसका हक पहुंच नहीं पाता, और उसका सारा जिम्मेदार होता है सरपंच। सरपंच सेक्रेटरी की मिली भगत होती है, और जो उनके ज्यादा नजदीकी होते हैं उनका वो काम कराते हैं। तो अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे दोबारा हम रहें या ना रहें, लेकिन इंशाल्लाह लोग हमें याद जरूर करेंगे। चुनाव से पहले सभी इस तरह से बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीते, चाहे सरपंच हो या कोई बड़ा विधायक हो या कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के वादे कहीं न कहीं ठुकरा दिए जाते हैं। तो क्या अगर मौलाना आजाद अपनी ग्राम पंचायत मुंगसका से सरपंच बने, तो जनता के वादों पर खरा उतरेंगे या फिर जनता को अपने वादों के बारे में इसी तरह भुगतना पड़ेगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे, क्योंकि वादा खिलाफी करनी ईमान वाले की शान के खिलाफ है। दूसरी बात, जहाँ तक बात विकास की, शिक्षा के एतबार से हमने पहले भी काम किया है, जब हम कुछ बड़े भी नहीं है। कब्रिस्तान के मामले में बहुत सी जगह हमने काम भी किया है, और जहाँ तक मुद्दों की बात आती है, गरीब हित की जो बातें होती है, तो हम इंशाल्लाह हर मैदान में, हर जगह उठाते भी रहे हैं और करवाना भी जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है। आप कह रहे कि हम काम करवाना भी जानते हैं, लेकिन देखा गया कि आज लगभग देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं मेवात इलाके की, तो आज भी मेवात इलाका अपनी बदहाली पर रोता हुआ आ रहा है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। बात करें विकास की, रास्तों की, तो रास्ते में हमारा इलाका, हमारी पंचायतें पिछड़ी हुई हैं। बात करें लाइट की, तो लाइट के बारे में भी हमारा इलाका, हमारी पंचायतें पिछड़ी हुई हैं। और अगर बात करें कि किसी भी मुद्दे की बात करें, तो हर मुद्दे में हमारा इलाका, हमारी पंचायतें पिछड़ी हुई हैं। तो क्या अगर आज़ाद यहाँ से जीते, तो क्या जनता के लिए ये सारी सुविधाएं, ये सारी सहूलतें मिल पाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। और जहाँ तक बात शिक्षा की है, तो हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री भी रही है, और पूरे मेवात के एतबार से कभी हमारे लीडरों ने ये चाहे ना कि हमारी कौम आगे बढ़े। हर आदमी की सोच रही है अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हर आदमी की ये सोच रही है, हमारे नेताओं की, हमारी लीडरशिप की, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, कि अगर ये बच्चे पढ़े तो हमारा मुकाबला करेंगे, हम उनसे अपने हक का मुतालबा करेंगे, और शिक्षा के बारे में आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक और विकास, चाहे हमारे यहाँ कोई ऐसे कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, हमें तैयारी के लिए या तो अलवर जाना पड़ता है, या फिर डीग जाना पड़ता है, या कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। जो इसका सारा का सारा मैं जो समझता हूँ, हमारी लीडरशिप जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हमारे मिनिस्टर रहे हैं। हरियाणा में भी मिनिस्टर रहे, यहाँ भी मिनिस्टर रहे, राजस्थान में भी, लेकिन सिर्फ आदमी अपने घर तक महदूद रहा है। कौम हित में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको गिनवाया जा सके। बात करें जैसा आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब तक जो देखा गया है, जो सरपंच गांव के हुए हैं, पंचायतों के जो सरपंच हुए हैं, जनता से वादे तो कर लिए, लेकिन 5 साल यूं ही गुजार दिए गए। देखा गया कि कोई 5 साल का कार्यकाल यूं ही गुजरता चला गया, कोई विकास नहीं हुआ, किसी मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ तक देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद में बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाती हैं। झोपड़ी में रहने वाले वो सरपंची का चुनाव जीत जाते हैं, पंचायत चुनाव जीत जाते हैं। सरपंची का चुनाव जीतने के बाद में वो बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना लेते हैं, और फिर उसमें ऐसी की ठंडी हवा में और आराम करने लगते हैं। जनता परेशान, अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता इधर-उधर भटकती हुई फिरती है। तो क्या अगर आप यहाँ से सरपंच बने, तो क्या ये होगा या फिर इससे अलग होगा? इंशाल्लाह इससे अलग होगा। और जहाँ तक जो बात है शिक्षा के एतबार से, ये कह रहे थे आप, या और सारे मुद्दे, सही बात तो ये कि हमारी कौम अपने हक की, जिस टाइम चुनने का वक्त आता है, उस टाइम ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है
जो इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, अनजान होते हैं। हक हमारी कौम लेना ही नहीं जानती। अगर आप विरोध करोगे तो आपको बागी कहा जाएगा, कौम को दुश्मन कहा जाएगा। जबकि ऐसे नहीं, चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, कौम को चाहिए कि उनसे बिल्कुल उनके गिरबान पकड़ के, जिस तरीके से हमने उनको वोट दिया, उनके गिरबान पकड़ के उनसे इस चीज़ का मुतालबा किया जाए कि भई हमारा विकास कहाँ है, जो आपने हमसे वादे किए थे शिक्षा के एतबार से, स्वास्थ्य के एतबार से और विकास के एतबार से क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम अपना हक लेना नहीं जानती। और ऐसे ही हमारे जो सरपंच होते हैं वो भी अपना हक लेना नहीं जानते हैं। एमएलए से कैसे काम लिया जाता है, एमपी से कैसे काम लिया जाता है और दीगर जो योजनाएँ होती हैं उनसे कैसे काम लिया जाता है, अधिकारी से कैसे काम लिया जाता है। अनपढ़ लोग जिन्होंने घर से बाहर जाके ही नहीं देखा, वो क्या विकास करेंगे जनाब? उनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? ऐसे-ऐसे सरपंच बन के आ रहे हैं जिन्होंने हराम की रोज़ी से पैसा इकट्ठा कर लिया, बस मैदान में कूद गए। वो कौम बस उन्हीं की वाह-वाह करने लगी और उनको एक विधायक भी बना दिया जाता है और सरपंच भी बना दिया जाता है। उनसे क्या उम्मीद करोगे? जो किसी का अपना घर का भला ना कर सके, अपने बच्चों का भला ना कर सके, वो पंचायत का या विधानसभा का क्या भला करेंगे? तो ऐसे में आप आखिर में अब अपनी पंचायत के लोगों से चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं चुनाव के लेकर ये अपील करूँगा कि तमाम साथियों से, तमाम बहन-भाइयों से और सभी बुज़ुर्गों से गुज़ारिश करूँगा कि एक मौका आज़ाद के लिए देके आपने बहुत सारे पंच 70 साल में चुने हैं। एक-एक आलिम को भी मौका देके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आलिम भी इसी तरीके से निकला जैसे कि और दीगर पंच निकले हैं, तो मैं समझता हूँ कि दोबारा किस मुँह से हम कौम के बीच में जाएँगे, पंचायत के बीच में जाएँगे। सिर्फ़ मैं यही कहूँगा कि एक मौका एक मौलवी को लिए दे के देखो, जैसा कि मौलाना इब्राहिम साहब से मौलाना हमारे यहाँ जब मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क बँटारा हुआ और हमारे यहाँ से पहले विधायक एक मौलवी बन के आए और उन्होंने जो कौम के लिए आवाज़ें उठाई, एक तारीख़ी आवाज़ है। हमारी कौम अफ़रा-तफ़री का आलम में थी। उनकी ज़मीनों पे हमारे दूसरे गैर भाई काबिज़ हो चुके थे। उन्होंने कब्ज़ा बहाल कराया, तो उसकी देन भी एक मौलाना इब्राहिम साहब की थी। देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियाँ दी। कि जो मौलवी की एक सोच होगी कौम हित में, मैं समझता हूँ कि दूसरे आदमी की सोच नहीं होगी। फिर बस मैं यही कहूँगा कि एक मौका हमें भी दे के देखें।